प्यारे बच्चों, अब हम लोग पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से के बाद से डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम आप लोगों को 19 तक बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेल्थ इन इकोनॉमिक्स, गिव एग्जांपल। तो वेल्थ का मतलब अर्थशास्त्र में क्या होता है, हिंदी में आप वेल्थ को धन बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सभी वस्तुएं धन नहीं कहलाती। अब जैसे बच्चों, हम लोग अपनी रियल लाइफ में हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरे लिए धन है, धन संपत्ति से भी बढ़कर है, मेरे माता पिता मेरे लिए धन है। पर अर्थशास्त्र में धन सभी चीज़ों को नहीं बोल सकते। अर्थशास्त्र में धन उन्हीं वस्तुओं को बोलते हैं जो जिससे हम लोगों को अर्निंग होती है, हम लोग पैसा कमाते हैं, उसी को धन बोलते हैं। पर हम वास्तविक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम लोग जो वस्तु हमारे लिए प्रेशियस होती है, जैसे एक स्टूडेंट के लिए टीचर धन के समान होता है, एक बच्चे के लिए माँ उसका धन होती है, माता पिता उसके धन होते हैं। पर अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता। तो देखो तुम लोग डेफिनेशन, अर्थशास्त्र के अनुसार सभी वस्तुएं धन नहीं कहलाती। अर्थशास्त्र के अनुसार धन कहलाने के लिए वस्तु में उपयोगिता, दुर्लभता, हस्तांतरणता और भौतिकता होनी चाहिए। यानी कि सबसे एक नंबर बात है कि अगर किसी भी वस्तु को आप धन कहते हैं तो उसमें उपयोगिता होनी चाहिए, वो आपके लिए यूज़फुल होनी चाहिए। अगर आपके कोई काम की नहीं है तो वो आपके लिए धन नहीं है। दुर्लभता यानी उसको मुश्किल से मिलना चाहिए। अगर वो इजीली मिल रही है, हर जगह इधर उधर गिरती पड़ती आपको मिल रही है और आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, तो वो आपके लिए कोई, अर्थशास्त्र में वो कोई धन नहीं होती है। और हस्तांतरणता यानी उसमें उसमें का एक शेप और साइज़ होनी चाहिए, आकार होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको दूसरों के हाथों में दे सकें। भौतिकता, वैसे ही हस्तांतरणता और भौतिकता ऑलमोस्ट एक ही है। भौतिकता मीन्स उसका फिजिकल एक फिजिकल शेप होना चाहिए। उसी तरह से हस्तांतरणता मीन्स हम उसको किसी को दे सके, किसी के हाथ में उसकी साइज़ ऐसी होनी चाहिए, किसी को हम दे पाए। खाद्य वस्तु, वस्त्र, कुर्सी, मेज, कोयला, खनिज तेल आदि ही अर्थशास्त्र में धन कहला सकते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं में धन कहलाने के सभी गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वांट्स इन इकोनॉमिक्स, गिव एग्जांपल। मतलब आवश्यकता किसे कहते हैं अर्थशास्त्र में, उदाहरण के साथ बताओ। किसी भी वस्तु की उपयोगिता या उपयोग करके उसकी अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना ही आवश्यकता कहलाती है। दूसरे अर्थों में उस अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है जिस अवस्था में किसी वस्तु का उपभोग करना अति आवश्यक हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, दैनिक जीवन में यदि तनाव दूर करने के लिए गीत सुनना आवश्यक हो जाता है तो यह आवश्यकता कहा जाएगा। भोजन, वस्त्र एवं आवास का उपभोग आवश्यकता है। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता का उपभोग करके अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना ही आवश्यकता कहलाता है। और दूसरे अर्थों में उस अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है जिस अवस्था में किसी वस्तु का उपभोग करना अति आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन, मतलब जिससे हमारी नीड्स पूरी होती है और जिसको पा करके हम लोग, हमारी आकांक्षा पूरी हो जाती है, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में आवश्यकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेलफेयर, नेम देम। कल्याण कितने प्रकार के होते हैं। वेलफेयर मीन्स किसी का भला करना, किसी का अच्छा करना। तो अर्थशास्त्र में दो तरह के कल्याण होते हैं, एक आर्थिक कल्याण होता है और एक होता है अनार्थिक कल्याण। मतलब आर्थिक कल्याण जो हम लोग पैसा देकर किसी की हेल्प करते हैं, अनार्थिक कल्याण जो हम लोगों किसी को कोई सपोर्ट करते हैं दूसरे तरह से, उसे क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब किसी की, अगर आर्थिक कल्याण मीन्स किसी का पैसा देके सपोर्ट किए, अनार्थिक कल्याण मतलब किसी को हम लोग मेंटल सपोर्ट किए, हम लोग उसको मोटिवेट किए, हम लोग उसको उत्साहित किए कि हाँ तुम ये कर पाओगे, तुम्हारे में ये कैपेसिटी है, वो होता है अनार्थिक कल्याण, मतलब जिसमें पैसे नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये बच्चों ये तो ऑलमोस्ट ये बता दिया मैंने, फिर भी इसकी डेफिनेशन भी तुम लोग लिख लो। आर्थिक कल्याण मानव कल्याण का वह अंश है जिसको मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जा सकता है, आर्थिक कल्याण कहलाता है। मतलब जिस एक ही बात है। व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। नैतिक और सामाजिक कल्याण को अनार्थिक कल्याण कहा जाता है, यानी जिस कल्याण का मूल्य मुद्रा से नहीं आंका जाता उसे अनार्थिक कल्याण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ प्राइस, यानी मूल्य किसे कहते हैं। आंसर है, किसी भी वस्तु का मुद्रा मूल्य ही वस्तु का भाव या मूल्य होता है। जैसे कि एक पुस्तक का मूल्य
₹75 या एक लैपटॉप कंप्यूटर का अधिकतम खुदरा मूल्य है ₹32,750। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिमांड? उपभोक्ता की वह आकांक्षा मांग कहलाती है जिसके द्वारा वह किसी वस्तु को पाना चाहता है, लेकिन उपभोक्ता की वह आकांक्षा मांग तभी बनती है जब उपभोक्ता में उस वस्तु को खरीदने की आर्थिक क्षमता हो। समझ में आया बच्चों? अगर हम मान लो हमारे पास किसी चीज़ की कैपेसिटी नहीं है, अगर हमारे पास क्षमता नहीं है, पैसा ही नहीं है, और हम वो ख्वाब देखेंगे कि हमको वो चाहिए, हम सोचेंगे हमें एरोप्लेन हमारी पर्सनल होनी चाहिए, हमारा पर्सनल हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अगर हम अंबानी की तरह सोचेंगे और हमारे पास पैसा नहीं है, हम महीने का बहुत कम रुपया कमा रहे हैं, तो वो हमारी हमारी मांग नहीं हो सकती है। मांग हमारी कब होगी? जब हम लोग के पास पॉकेट में पैसे होंगे और हम उस वस्तु को पाने के लिए हम पैसा खर्च कर सकेंगे, हम खरीद पाएंगे, तभी वो हमारी मांग कहलाएगी। सपोज़ एक भिखारी और वो आईफोन के सपने देख रहे हैं, तो वो उसकी कोई डिमांड नहीं हो सकती, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सप्लाई? मतलब सप्लाई का मतलब बाज़ार में जो चीज़ सप्लाई होती है, मतलब बेचने के लिए, उसे कहते हैं। तो उत्पादन के जिस अंश को बिक्री के लिए बाज़ार में लाया जाता है उसी को पूर्ति या सप्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मार्केट? बाज़ार किसे कहते हैं? तो बच्चों मार्केट जो होता है, ऐसे तो कोई सोचेंगे कि दुकान बना लिए, कोई जगह ले लिए, पर अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं कि आपको मार्केट अगर है तो आपके लिए जगह ही चाहिए। बिना जगह के आप घर पे भी मार्केट कर सकती हैं। अर्थशास्त्र में ऑनलाइन मार्केट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो परिभाषा देखो, साधारणतः बाजार का अर्थ वह स्थान होता है जहाँ वस्तुओं को खरीद बिक्री की जाती है, लेकिन अर्थशास्त्र के बाजार का अर्थ कोई निश्चित स्थान नहीं होता। मीन्स कोई प्लेस नहीं होता, कोई जगह नहीं होती। अर्थशास्त्र के बाजार में बाजार उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत एक निश्चित काल अवधि समय के अंतर पर निश्चित दर पर किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है। यह क्रय विक्रय प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। स्टॉक बाजार, ऑनलाइन बाजार आदि भी अर्थशास्त्र बाजार के उदाहरण। तो अर्थशास्त्र में बच्चों कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई प्लेस चाहिए, कोई जगह चाहिए और आप मार्केट बनाओगे। आप कहीं पे भी रह करके, आप घर पे, बाहर पे, कहीं पे भी रह करके आप क्या कर सकते हैं? अपना बिजनेस कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ऑनलाइन मार्केट से आप लोग सामान मंगाते ही हैं ना आजकल। उसमें क्या हम लोग बेचने वाले को देखते हैं क्या? हम लोग तो देखते भी नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं है कैसा चेहरा है, कितने लोग हैं, कितनी टीम है उनकी। बस हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन ऑर्डर करके हम लोग मंगा लेते। तो वो भी बाज़ार है ना, उसे भी बाज़ार कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैपिटल? पूंजी। पूंजी मतलब क्या होता है? तो साधारणतः पूंजी का अर्थ रुपया पैसा लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में धन के उस भाग को पूंजी कहा जाता है जिसका उपभोग अधिक धन खर्च करने में लगाया जाता है। यानी हम लोग अगर नॉर्मली अगर मनी होती है, रुपया पैसा होता है, उसको पूंजी नहीं बोलते। पूंजी यानी कैपिटल। कैपिटल उसी को बोलते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग और भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उसे कैपिटल बोलते हैं। सपोज़ मेरे पास 50,000 है और मैंने उसको रख दिया और मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगी, अपना एक बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उस पैसे को अलग रख दिया, तो वो मेरी क्या हुई? पूंजी हुई, मेरी कैपिटल हुई। नेक्स्ट व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? पूंजी को जब उत्पादन कार्य में लगाया जाता है तब उसे विनियोग कहा जाता है। अब अगर मैं उस कैपिटल का यूज़ कर लेती हूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम लोग मतलब विनियोग कर दिए, लगा दिए। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ सेविंग्स? आय के उस भाग को बचत कहा जाता है जिस भाग को, सॉरी बच्चों मैंने पेज टर्न नहीं किया, एक मिनट। आय के उस भाग को बचत कहा जाता है जिस भाग को उपभोग के लिए व्यय नहीं किया जाता है। बचत ही पूंजी का आधार होता है। पूंजी में सेविंग्स मतलब हम लोग जो इनकम करते हैं ना, उसमें से कुछ हिस्से को, इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको हम सेविंग कर देते हैं, नहीं जमा कर देते हैं कि फ्यूचर में ये पैसा हमारे काम आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए काम आएगा, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए भी वो काम आ सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? सेविंग्स कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ नेशनल इनकम? किसी भी देश के एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर आप लोग जानते हैं मार्च अप्रैल को बोलते हैं, में जिस सामग्री या सेवा का उत्पादन किया जाता है उसे ही देश या राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कही जाती है। राष्ट्रीय आय मीन्स एक साल के अंदर, जैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि मार्च महीने से लेकर मार्च 2023 से लेकर के अप्रैल 2024,
ठीक है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर। उसके बीच में जो भी किसी भी देश की जितनी भी इनकम हुई है, कितनी जितनी भी आमदनी हुई है, उसे बोलेंगे नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय, पूरे देश की इनकम। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? तो एक राष्ट्र के शकल को राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक में विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति को जो प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय इजिकल टू राष्ट्रीय आय बटा राष्ट्र की कुल जनसंख्या। तो पर कैपिटा इनकम बच्चों एक बच्चे की एक व्यक्ति की, सॉरी नॉट बच्चे की, मैं बच्चा बच्चा बोल रही हूँ इसलिए बच्चा ही निकल रहा है, किसी भी एक व्यक्ति की जो भी इनकम होती है एक देश में, उसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। और इस पर कैपिटा इनकम को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब ये एक एवरेज हम लोगों ने निकाला हुआ है, किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है, पर एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, मतलब देश की जितनी भी आय होती है उसको अगर हम देश की पॉपुलेशन से यानी जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये निकल जाएगा कि एक व्यक्ति कितना कमाता है एक देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो का मतलब ही क्या होता है बच्चों? सूक्ष्म, मीन्स छोटा। तो सूक्ष्म अर्थात माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है बहुत छोटा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत होता है, यानी अगर किसी के भी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी आर्थिक अवस्था कैसी है, वो कितने रुपए कमाता है, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा? वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। माइक्रो मीन्स एकदम छोटे फील्ड का एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, लगभग एक व्यक्ति या एक समाज की बात भी आप कह सकते हैं, बहुत बृहद रूप से नहीं। जैसे मान लो हम खाली डिब्रूगढ़ के बारे में स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ सकता है, आएगा। लेकिन अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे या पूरे आसाम के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो में नहीं, वो मैक्रो में आएगा, क्योंकि उसका जो फील्ड है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? स्थूल अर्थात मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रो सबसे बना है। इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। स्थूल अर्थशास्त्र सामूहिक होता है, वही बच्चों मैंने बताया ना, या तो पूरे वर्ल्ड के बारे में, विश्व के बारे में पढ़ेंगे या पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे या पूरे आसाम के बारे में, तो वो मैक्रो में आएगा। अगर हम खाली डिब्रूगढ़ या कोई शांतिपाड़ा या झालुकपाड़ा कोई छोटी मोटी जगह के बारे में पढ़ेंगे वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर उनकी इस जगह की लोकेशन की कुछ आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की अगर हम पढ़ते हैं तो आएगा माइक्रो में। सो द डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आर्थिक वस्तु, मुक्त वस्तु। आर्थिक वस्तु मनुष्य द्वारा, सॉरी बच्चों मैंने पेज टर्न नहीं किया। आर्थिक वस्तुएं मनुष्य द्वारा तैयार किए जाते हैं, मुक्त वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलती है। यानी आर्थिक वस्तु जो होती है वो आदमी खुद प्रोड्यूस करता है, खुद उत्पादित करता है, पर मुक्त वस्तु हम लोगों को ऐसे ही मिल जाती है, हम लोगों को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं और मुक्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। आर्थिक वस्तु सीमित मात्रा में मिलती है, यानी लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और मुक्त वस्तुएं जो होती है वो असीमित होती है, उनकी कोई कीमत नहीं हो, मीन्स कोई गिनती नहीं है, वो कितनी तो आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगी। पर अगर हम आर्थिक वस्तु लेने जाएंगे तो सीमित मिलेगी, लिमिटेड होगी, और कभी कभी बाजार से उसका स्टॉक भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, पॉइंट 4 है, आर्थिक वस्तुओं के उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है, कपड़े, किताबें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चावल दाल, मतलब जो भी चीज़ें, आप टीवी, कंप्यूटर, कुछ भी लिख सकते हैं। मुक्त वस्तुओं का उदाहरण है हवा, सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें इत्यादि। ओके, ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हुआ, हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, बाय।